मंच पर उपस्थित भारत सरकार के आदरणीय अर्थ मंत्री निर्मला जी और इस सत्र के अध्यक्षता कर रहे हैं ऐसे श्रीमान अरुण सिंह जी, देश के कोने कोने से आए हुए सारे विद्वान बंधु और भगिनी और यहाँ उपस्थित अनेकों श्रेष्ठ और ज्येष्ठ श्रोतागण, सभी को मेरा हृदय से प्रणाम समर्पित करता हूँ। बदलता हुआ भारत का एक सुंदर दृश्य अभी दिखना शुरू हो गया है। भारत करवट बदल रहा है, ये अनुभव हो रहा है। करवट बदलना ये व्यवस्थाओं को बदलने के समान है। स्वयं जगते हुए अपनी स्थिति की अनुभूति कर लेते हुए मैं क्या हूं और मुझे कहां जाना है, इसका आभास होने की स्थिति अभी आ गई है। एक एक भारत का एक नया चरण है। वैसे देखा जाए तो 2014 से ही इस करवट बदलना प्रारंभ हो चुका था। अभी उसका दूसरा चरण प्रारंभ हो रहा है। हम सभी देख रहे हैं एक सुखद अनुभव अनेकों नीतियों में परिवर्तित होते हुए इंडिया भारत बनने की दिशा में अग्रसर होता हुआ देख रहे हैं। एक ट्रांजिशन पीरियड में हम हैं। इसको संधिकाल कहा जाता है। संधिकाल सूर्योदय से पहले अंधकार समाप्त नहीं हुआ है और उजाला अभी आया नहीं है। इसके बीच का एक अवस्था होती है। इस अवस्था भ्रमित करने वाली अवस्था है। लोग भ्रमित हो जाते हैं, द्वंद्व में पड़ जाते हैं। ऐसे समय में यहां बैठे हुए विद्वानों का एक महत्वपूर्ण दायित्व है, ऐसे भ्रमित अवस्था से समाज को बाहर निकालते हुए सही दिशा में ले जाना। ऐसा एक ट्रांजिशन पीरियड में हम सभी हैं। ऐसे समय में पंडित दीनदयाल जी का चिंतन हमारे लिए एक मार्गदर्शक है। भारत को भारत के रूप में सोचने की स्थिति अभी आ गई है। जीवन के हर क्षेत्र में भारत की विचारधारा के आधार पर भारत को अपने आप को प्रस्तुत, दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की एक बहुत सुंदर और अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था में हम सभी जीवित हैं, सक्रिय हैं और उसके साक्षी बन रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण सहभागी भी बन रहे हैं। इसीलिए हम सभी सौभाग्यशाली हैं। प्रत्येक देश का एक एक विचारधारा में प्राण होता है। आइडियाज रूल द वर्ल्ड। विचार राज करती है, मनुष्य निमित्त मात्र होते हैं।
ऐसे देखा जाए तो जर्मनी का प्राण विज्ञान में है, इंग्लैंड का प्राण व्यापार में है, ऐसे भारत का प्राण अध्यात्म में है। भारत माइनस अध्यात्म इज इक्वल टू 0। लेकिन अध्यात्म इसका बहुत भ्रमित करने वाली व्याख्या करने वाले बहुत लोग हैं। दूसरों के हित में जीना यही अध्यात्म है। इस पृष्ठभूमि में आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चिंतन यदि हम देखते, मन प्रसन्न हो जाता है। भारत अपना स्वरूप धारण करने के लिए इस चिंतन के अलावा दूसरा विकल्प है ही नहीं। जैसे दीनदयाल जी स्वयं कहा करते थे कि मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं, सदियों से जो विचार चलता आ रहा है उसी विचार को युगानुकूल रूप देकर मैं सबके सामने विषय रख रहा हूं। यही एकात्म मानव दर्शन है। इसमें एकात्म शब्द के बारे में भी हमको सोचना चाहिए। उसमें एक आत्मा है। आत्मा शब्द का विस्तार, विश्लेषण, व्युत्पत्ति हम देखते तो अतति इति आत्मा। अतति यानी क्या? गच्छति इति अतति, सातत्येन गच्छति इति अतति, यानी निरंतर चलने वाला वो अतति होती है। यानी आत्मा यानी निरंतर चलने वाला है। यानी इसके आध्यात्मिक विश्लेषण की ओर हम न जाते हुए यदि भौतिक जगत का विश्लेषण यदि हम करेंगे तो भी अर्थ निकलता है निरंतर चलनशील। एक आत्मा यानी हम सब एक होकर एक दिशा में एक मन से एक भाव से निरंतर आगे चलते रहें, यही एकात्मता है। यानी समाज को एकात्मता के भाव में जोड़ना है तो समाज निरंतर एक भाव से, एक मन से, एक दिशा में अग्रसर होते रहना चाहिए। ऐसी स्थिति भारत में कब निर्माण होगा? कब निर्माण होगा ऐसा नहीं है, निर्माण हो चुका है। इस दिशा में भारत का समाज अग्रसर होता हुआ दिख रहा है। सक्रिय समाज और संवेदनशील सरकार, इन दोनों के समन्वय से ही प्रगति संभव है। कोविड के समय से हम देख रहे हैं संवेदनशील सरकार और सक्रिय समाज, ये दोनों के समन्वय से हम असंभव को संभव करके दिखाने में हम सफल हो रहे हैं। ये दृष्टि परिवर्तन का खेल है। यदि दृष्टि परिवर्तन हो जाता है तो व्यवहार में परिवर्तन अपने आप दिखना प्रारंभ होता है। दृष्टि परिवर्तन के लिए एकात्म मानव दर्शन का जो मूल चिंतन है उसको व्यावहारिक धरातल पर उतारने का प्रयास हम सभी को मिलकर समूह प्रयास के माध्यम से हमको करना है और इसमें सफल हमको बनना है। ऐसे एकात्म मानव दर्शन चिंतन को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए 4 स्तर हमको सोचना पड़ेगा। सिद्धांत के स्तर पर, नीति के स्तर पर, एक संरचना के स्तर पर और जमीनी स्तर पर एक कार्य संस्कृति का विकास करने के स्तर पर। अर्थशास्त्र एक जीवन शास्त्र है। एक किसी व्यक्ति को 1000 रुपए दे के खर्च करके आओ ऐसे यदि हम बताते हैं
तो वो 1,000 रुपए किस प्रकार खर्च करेगा या 1,00,000 रुपए किस प्रकार दिया हुआ पैसे किस प्रकार खर्च करेगा, इसके माध्यम से उस व्यक्ति का स्वभाव, उस व्यक्ति की संस्कृति, उसका संस्कार समझ में आता है। इसीलिए अर्थ केवल एक समाज के एक भिन्न क्षेत्र नहीं है, ये अर्थ ऐसा एक विषय है, ये जीवन के हर क्षेत्र के साथ संबंधित है। इसीलिए इसको जीवन शास्त्र कहा जाता है। अर्थ काम से भी जुड़ा हुआ है। अर्थ और काम नियमों के आधार पर चलना चाहिए, यानी धर्म के चौखट में ही रहना चाहिए। धर्म के चौखट में ये अर्थ और काम नहीं रहते तो मोक्ष मिलने वाला नहीं है। मैं यहां हर बार दीनदयाल जी का नाम नहीं लेता, लेकिन उन्हीं का विचार मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक एक शब्द भी उन्हीं का है। मोक्ष आध्यात्मिक विश्लेषण बाद में करेंगे हम, लेकिन व्यावहारिक विश्लेषण तो हमको जरूर करना है। यानी मोक्ष यानी लिबरेशन, ऐसे अर्थ हम दे सकते हैं, लेकिन मानव समाज का सुख के लिए, भारतीय समाज का सुख प्राप्त करने के लिए धर्म और अर्थ और काम, धर्म के चौखट पर चलना बहुत आवश्यक होता है। अर्थशास्त्र केवल धन संग्रह के लिए सीमित नहीं है, इसमें नैतिक आचरण और नागरिक कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है। ये दोनों से समावेश हुए बिना अर्थ संस्कृति विकसित नहीं होती। और ये अर्थशास्त्र, अर्थनीति ये विकेंद्रित की ओर जाने के लिए प्रेरित करने वाला होना चाहिए। आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। सबसे अधिक महत्वपूर्ण भारतीय मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। एंगस मेडिसन का ए वर्ल्ड हिस्ट्री, ए वर्ल्ड इकोनॉमिकल हिस्ट्री, हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स, ए पुस्तक 2010 में उनका निधन हुआ। वो लिखते हैं 2015 तक, यानी शताब्दी, 15वीं शताब्दी तक, पहली शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक भारत विश्व के एक अर्थशक्ति के रूप में खड़ा रहा। 16वीं शताब्दी में चीना अर्थशक्ति के रूप में खड़ा रहा। बाद में 17वीं शताब्दी में फिर से भारत विश्व के अर्थशक्ति के रूप में खड़ा रहा। वो एंगस मेडिसन, देखिए सोचिए, सस्टेनेबल इकोनॉमी के बारे में अब चर्चा होती है कोविड के बाद। 1500 वर्ष तक निरंतर अर्थशक्ति के रूप में भारत स्थापित रहा विश्व में। वो लिखता है एंगस मेडिसन, इस अवस्था में भारत इस कालखंड में कभी भी दुर्बल देशों का शोषण नहीं किया। दुर्बल देशों को शक्ति प्रदान करते हुए उन देशों को साथ ले जाने का प्रयास किया। यह भी बहुत अनुकरणीय और संग्रहणीय, चिंतनीय विषय है। और ये सस्टेनेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी कैसे आया? वो लिखता है केवल संस्कृति के कारण, मूल्यों के कारण ये सस्टेनेबिलिटी स्थापित हुआ है। इसीलिए केवल अर्थ विषय में नहीं है, जीवन में किसी विषय को लीजिए, मूल्यों के मजबूत आधार के बिना सस्टेनेबिलिटी नहीं आ सकती। स्थायित्व आना है तो मूल्यों का आधार बहुत आवश्यक है। इसीलिए हमको अभी दुनिया में, पूर्ण विश्व में शोषण वाला पूंजीवाद और कठोर नियंत्रण वाला साम्यवाद से मुक्त होकर मानवता पर आधारित एक अर्थ चिंतन को हम यहां विकसित करने की आवश्यकता अभी है। विश्व यदि बचना है
तो मानवता के आधार पर रचित ऐसे नीतियों को, रूपित नीतियों को हम उजागर करना है। ऐसे करते समय नीति कैसी होनी चाहिए? अर्थ नीति, स्पर्धा से मुक्त, सहयोग से युक्त, नो कंपटीशन, ओनली कोऑपरेशन, स्पर्धा नहीं सहयोग, परावलंबन नहीं स्वावलंबन, मात्र भोग प्रधान नहीं त्याग प्रधान भी, और मात्र विज्ञान नहीं अध्यात्म भी। इन तत्वों के आधार पर हमको नीतियां बनानी पड़ेगी। केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, सरकार के स्तर पर जो होता है इसी के आधार पर होगा, लेकिन एक शिक्षा संस्थान और समाज के हर संस्थान के अंदर इसी चिंतन के आधार पर नीतियों को रूपित करने का प्रयास होना आवश्यक होता है। संरचनाओं को भी इसके अनुरूप बनाना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी केवल भवन, साधन, सामग्री यहां तक सीमित नहीं है। व्यक्तियों को बैठाना भी, योग्य व्यक्तियों का निर्माण करते हुए योग्य व्यक्तियों को योग्य जगह पर बैठाना, यह भी संरचना के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए दूरदर्शिता चाहिए। दूरदर्शिता के बिना संभव नहीं है। स्पष्ट योजना चाहिए, प्रबल इच्छा शक्ति चाहिए। इच्छा शक्ति के बिना इसका क्रियान्वयन नहीं हो सकता। बहुत चुनौती है, चुनौतीपूर्ण वातावरण भी है, लेकिन इच्छा शक्ति से मात्र यह संभव नहीं होता। क्रिया शक्ति भी चाहिए, क्रतु शक्ति। इसके आधार पर इस संरचना को मजबूत करते हुए हम एक कार्य संस्कृति, वर्क कल्चर, इसके अनुरूप एकात्म मानव दर्शन के अनुरूप एक कार्य संस्कृति का विकसित करना पड़ता है। कार्य संस्कृति यंत्र के माध्यम से नहीं चल सकती, ये मनुष्य के माध्यम से चलता है। इसीलिए अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु मानवता आधारित होना चाहिए, तो मानव आधारित होना चाहिए। इसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय हमको ध्यान में रखना है कि समाज की उपेक्षा बिल्कुल नहीं करना है। इसीलिए समाज को किस दृष्टि से देखना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रकृति को भोग का साधन के रूप में देखना अपराध हो जाएगा। दुनिया भर में वही चल रहा है। प्रकृति को किस दृष्टि से हमको देखना है, और मनुष्य को स्वकेंद्रित के रूप में देखना, इकोनॉमिकल एनिमल के रूप में देखना, ये भी विनाश को निमंत्रित करता है। ए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द नेचर, इंडिविजुअल राइट्स, ये सभी चिंतन जो पश्चिम में उपजी, ये चिंतन मनुष्य जगत के लिए पशु जगत का नियम अन्वय करने के कारण ये चिंतन का निर्माण हुआ है। भारत इस ढंग से चल नहीं सकती। ये सभी क्यों? मनुष्य को देखने की दृष्टि में बहुत बड़ा दोष पश्चिम में हुआ। उसी को सत्य मानते हुए 75 वर्ष तक हम उसी दृष्टि को अपनाते हुए यहां देश चलाने का चेष्टा हमने की। प्रकृति को किस दृष्टि से देखना चाहिए? मानव शरीर भी पंच तत्व के आधार पर निर्माण हुआ है, और प्रकृति भी पंच तत्व के आधार पर निर्मित हुआ है, निर्माण हुआ है। इसीलिए यह शरीर पंच तत्व के आधार पर निर्माण हुआ प्रकृति का एक अभिन्न अंग है। इसीलिए प्रकृति में जो चलता आ रहा है उस सभी के साथ संवेदनशीलता ये मनुष्य बनने के लिए एक अनिवार्य लक्षण हो जाता है। यदि प्रकृति में घटित हो रहा ऐसे प्रसंग, पशु पक्षी पेड़ पौधे, इन सभी के साथ
एक रूप न होते हुए संवेदनहीन बन जाओगे, आप मनुष्य बनने के लिए योग्य नहीं रह पाओगे। इसीलिए विकास के नीतियों को रूपित करते समय प्रकृति को देखने की दृष्टि और उसके साथ संवेदनशीलता भी मायना रखता है। समाज को किस दृष्टि से देखना? समाज सर्वोपरि है। वेदों में कहा गया है, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात, यानी ये सभी 1000 हाथ वाला, 1000 सिर वाला, 1000 पैर वाला, 1000 मुख वाला, यानी समाज का ही वर्णन है। यानी समाज को भगवान के स्वरूप में, समाज देव, देवता के रूप में देखने की नजरिया हमने सदियों से विकसित किया है। ये नजरिया, ये दृष्टि यदि हम भूल जाते तो विकास की योजनाएं सफल नहीं हो सकती। और मनुष्य को किस दृष्टि से देखना चाहिए? मनुष्य को हम कहते हैं बंडल ऑफ डिजायर्स ऐसे कहा जाता है, ही इज एन इकोनॉमिकल एनिमल ऐसा कहा जाता है। इसी को लेते हुए यहां नीतियों को जो बनाया, इसके कारण विनाश हुआ। मनुष्य बंडल ऑफ डिजायर्स नहीं है, इकोनॉमिकल एनिमल नहीं है, वो ईश्वर का अंश है। और प्रत्येक मनुष्य को जन्मतः असीम शक्ति मिली हुई है, असीम क्षमताएं हैं, और प्रत्येक मनुष्य अद्वितीय है। मैन इज बॉर्न पोटेंशियल एंड यूनिक। और मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ये असीम शक्तियों का उपयोग करते हुए अपनी अद्वितीयता को प्रकट करना। ये अद्वितीयता को ही दीनदयाल जी चिति ऐसा शब्द का उपयोग किया है। समाज का चिति जब प्रकट होता है तब उसका स्वधर्म प्रकट होता है। गीता में भी स्वधर्म के बारे में कृष्ण ने बहुत विस्तार से चर्चा की है। इसीलिए पूंजीवाद और साम्यवाद मनुष्य को निर्जीव यंत्र का एक पुर्जा बना दिया। मैन इज ए स्पेयर पार्ट ऑफ ए मशीन। इससे मनुष्य का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए अभी हम मनुष्य को ईश्वर के अंश के रूप में देखते हुए, एक जीवंत इकाई के रूप में देखते हुए, एक संवेदनशील संबंध स्थापित करते हुए, मनुष्य के सारी क्षमताओं का उपयोग करते हुए, उनकी विशिष्टता और विविधता को सम्मान देते हुए, प्रत्येक मनुष्य को राष्ट्र निर्माण में लगाने के लिए योग्य नीतियों का हमको निर्माण करना है। कैसे कर सकते हैं? अर्थ विषय को लेकर अधिकाधिक उत्पादन के लिए हमको प्रेरित करना पड़ेगा। ऐसे ही समान वितरण की व्यवस्था को बढ़ावा देना पड़ेगा और संयमित उपभोग के बारे में भी हमको प्रेरित करना पड़ेगा। संयमित उपभोग ही मनुष्य को उत्थान की ओर ले जाता है। इसीलिए अर्थ के साथ हमारे देश में हम संस्कृति को भी जोड़ दिया है। संस्कृति अर्थ से भिन्न नहीं है। एक मुझे याद आता है कि धन अर्जित करने के लिए कुशलताओं की प्राथमिकता होती है। एक कुशल है तो वो पैसे कमा लेता है, लेकिन पैसे खर्च करते समय मूल्यों की आवश्यकता बहुत होती है। इसीलिए जीवन में मूल्य और कौशल दोनों की आवश्यकता है। इसीलिए अर्थ और संस्कृति भिन्न नहीं हो सकता। हाँ, अभी शिक्षा मंत्रालय अलग है, संस्कृति मंत्रालय अलग है। शिक्षा और संस्कृति भिन्न नहीं हो सकता, अभिन्न अंग है। अर्थ ऐसे ही अर्थ और संस्कृति दोनों अभिन्न है। मनुष्य को सुखी बनाना है तो केवल भौतिक सुख से वो सुखी नहीं बन सकता। मनुष्य के सुख में भौतिक सुख बहुत निम्न स्तर का है। उससे
उच्च स्तर पर मन का सुख है, उसके भी ऊपर बुद्धि का सुख है, उसके ऊपर आत्मिक सुख है। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इन चारों को एड्रेस हमको करना है नीतियों के माध्यम से। ऐसे करने से ही समग्र विकास होगा। इसीलिए समग्र विकास के लिए अर्थनीति पूरक हो, ऐसे हमको सोचना पड़ेगा। और ये राष्ट्र पहले भौतिक समृद्धि होना चाहिए। भूखे पेट वालों को धर्म का बोध उपदेश नहीं देना चाहिए, ये विवेकानंद जी का कहना है। भूखे लोगों को धर्म का उपदेश मत दीजिए, पहले पेट भरिए। इसीलिए पहला विचार है भौतिक आवश्यकताओं की आपूर्ति करते हुए, वहां से ऊपर उठाते हुए मन और बुद्धि आत्मिक स्तर तक ले जाना है। इसीलिए अधिक उत्पादन से प्रत्येक मनुष्य की क्रय शक्ति बढ़ती जाती है, परचेजिंग पावर। इसीलिए एस गुरुमूर्ति जी ने 80 दशक में एक लेख लिखी थी, जीडीपी के आधार पर अपना आकलन नहीं होना चाहिए, हमारा आकलन, आर्थिक आकलन पीपीपी के माध्यम से होना चाहिए। पावर ऑफ परचेज पैरिटी, पीपीपी, इसके आधार पर होना चाहिए। इसके लिए अपना मापदंड ही अलग है, किसी दूसरे देशों के साथ अपना तुलना हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना बड़ा देश है ही नहीं कोई। आबादी में भी तुलना नहीं कर सकते, विविधता में भी तुलना नहीं कर सकते। इसीलिए ये नीतियों को बनाते समय मनुष्य, श्रम और मशीन, इन तीनों का समन्वय से हमको अर्थव्यवस्था का निर्माण करना पड़ता है। श्रम ही मूल्य है, श्रम ही कर्म है। इसके लिए डिग्निटी ऑफ लेबर, अर्थनीति के आधार पर प्रत्येक मनुष्य के अंदर श्रम के बारे में, यानी कर्म के बारे में, कर्तव्य के बारे में, जो प्रोफेशन, वो सफाई कर्मचारी से लेकर जितना भी अलग अलग कार्य करते रहे हो, उन सभी का सम्मान होना चाहिए। प्रेम पूर्ण व्यवहार होना चाहिए। यह ही वास्तविकता है। शरीर के अंदर अलग अलग अवयव है, सभी के प्रति अपना स्नेह समान है, लेकिन सभी के साथ व्यवहार समान नहीं है। एक एक अवयव के साथ अपना व्यवहार अलग अलग होता है, लेकिन प्रेम पूर्ण व्यवहार होता है। इसीलिए प्रत्येक जो श्रम करने वाले हैं, यानी कार्य करने वाले हैं, वो डिग्निटी ऑफ लेबर को प्रस्थापित करना पड़ेगा। और मनुष्य के सारे शक्तियों को विकास होने के लिए प्रेरित करने वाली नीतियों को हमको बनाना पड़ेगा। और आधुनिक तंत्र ज्ञान का उपयोग करते हुए उत्पादन को बढ़ावा देना पड़ेगा। इन तीनों के बीच समन्वय करते हुए अर्थव्यवस्था को हम रूपित करना पड़ेगा। इसके कारण ही अर्थव्यवस्था की एक दिशा और एक गति हम तय कर सकते हैं। इसमें समन्वय नहीं होता है, यानी मनुष्य, श्रम और मशीन, इन तीनों में समन्वय नहीं होता तो समाज में विषमताएं निर्माण होती है। इन विषमताओं को समाप्त करने के लिए, विषमताओं का निराकरण करने के लिए सामान्यतः प्रयास होता है। परिणामों के आधार पर नीतियां बनती है। परिणामों के आधार पर नीतियां बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। परिणामों का कारण क्या है ये समझते हुए, कारणों का अध्ययन करते हुए उसका निराकरण करना चाहिए। कारणों का अध्ययन करते हुए विषमताओं का निराकरण यदि करेंगे, तब हम समस्याओं से शाश्वत रूप से मुक्त होने की संभावना अधिक होती है। इसीलिए
इस एकात्म मानव दर्शन, एकात्म के बारे में मैंने बताया, मानव के बारे में भी बताया, यह एक दर्शन हो जाता है। दर्शन यानी वो केवल अमूर्त रूप न रहते हुए उसको मूर्त रूप देने का प्रयास हम सबको करना है। इसके लिए गहन चिंतन होना बहुत आवश्यक है और इसका प्रयोग भी होना आवश्यक है। ये सभी गत 10 वर्षों से चलते आ रहा है। 10 वर्ष से भी अधिक वर्षों से यह प्रयास, यह तप चलते आ रहा है। ये फलने का फूलने का समय अभी आ गया है। इसीलिए इसकी गति हमको बढ़ानी है। एकात्म मानव दर्शन केवल भारत के लिए सीमित नहीं है, विश्व कल्याण के लिए यह दर्शन केवल अर्थ के क्षेत्र में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में इस दर्शन को अपनाते हुए वसुधैव कुटुंबकम, इस श्रेष्ठ उद्देश्य को हम साधने का प्रयास हम सभी करेंगे। सभी को कोटि कोटि प्रणाम।